नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर चुनाव होगा, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ डरी सहमी कांग्रेस है जो टूट के डर से अपने सारे विधायकों की परेड करवा चुकी है। बीच में बीजेपी फंसी है जो कभी एक कदम आगे चलती है, एक कदम पीछे चलती है। बीजेपी में कोई नेता कहता है कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, कोई कहता है हम चुनाव के लिए तैयार है। फिलहाल दिल्ली में कौन क्या चाहता है किसी को नहीं पता। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है, दिल्ली में सरकार बनेगी या सिर्फ सियासी ड्रामा होगा? दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर चुनाव के मैदान में कूदेगी, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पहले खबर आई कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को चुनाव करवाकर ही सरकार बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन बीजेपी ने बाद में इसे खारिज कर दिया। दरअसल दिल्ली में ताजा सियासी हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनाव कराने और सरकार बनाने दोनों के लिए तैयार है। कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है। मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन सतीश उपाध्याय ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि बीजेपी को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के बाद ही सरकार बनाने का निर्देश दिया है। हमारे संघ की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी के डे टू डे अफेयर्स में, इन माइक्रो डिटेलिंग में संघ के परिवार के लोग कभी जाते नहीं हैं, ना इस तरह की कोई चीज है। ये तो एक शरारतपूर्ण बयान है किसी का, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी के सरकार बनाने के बनते समीकरणों के बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में जाने से डर रही है। जिस वक्त उनके पास में 32 विधायक थे, उस वक्त तो उन्होंने कहा था हमारे पास नंबर्स नहीं है। 29 विधायकों के समय में वो कह रहे हैं कि नंबर्स हो सकते हैं अगर हमें मौका मिला तो। कहां से नंबर्स आएंगे? कितने नोटों की बोरी खोलने से नंबर्स आएंगे, बताएं। वही खबर है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। एलजी ने उन्हें मिलने का समय दे दिया है। अब ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी वाकई चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है या चुनाव के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बना रही है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या होगा दिल्ली में आखिर? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं आसिफ मोहम्मद खान, लगातार सुर्खियों में हैं, कांग्रेस के विधायक हैं दिल्ली से। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी हैं, ये आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे लेकिन अब नहीं है, लक्ष्मी नगर से विधायक हैं। हमारे साथ आम आदमी सेना के प्रभात कुमार हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे बिन्नी हैं, ये आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे लेकिन अब नहीं है, लक्ष्मी नगर से विधायक हैं। हमारे साथ आम आदमी सेना के प्रभात कुमार हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के श्याम गुप्ता। थोड़ी देर में आप उन्हें देखेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आम जनता जो लगातार यही सवाल पूछ रही है कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी तो कब बनेगी, ये ड्रामा कब खत्म होगा। संबित, सबसे पहला सवाल आपसे। सतीश उपाध्याय आज राजनाथ सिंह से मिले और मिलने के बाद कहते हैं कि हम सरकार बनाने को भी तैयार हैं, चुनाव में जाने को भी तैयार हैं, लेकिन आखिर करेंगे क्या और कब करेंगे? देखिए शीतल जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है। सतीश उपाध्याय जी ने राजनाथ जी से मिलने के बाद बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि हम वही करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट्स के अंतर्गत होगा, जो संविधान के अंतर्गत होगा। कभी भी संविधान के दायरे से बाहर जाके कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखिए, आरंभ से ही हमारे जो आला नेता हैं, चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि खरीद फरोख्त में हम विश्वास नहीं करते हैं। हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे यह अलग विषय है, मगर हम आज भी चुनाव होता है तो हम चाहेंगे कि चुनाव में हम जाएं और हम मैंडेट के साथ, एक तगड़े मैंडेट के साथ दिल्ली में पुनः सरकार बनाने के लिए आगे आए। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका कहना है आसिफ मोहम्मद साहब कि ये किसी भी तरह की खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपका कहना है कि कुछ लोग हैं जो खरीद फरोख्त में विश्वास करते हैं और आपके पास बाकायदा मैसेजेस हैं। आपने आम आदमी पार्टी की बात की है। मैं बार बार कह रहा हूं और अपनी बात पे आज भी कायम हूं कि पिछले
8 से 10 दिन के बीच में मुझे आम आदमी पार्टी के जो हाई कमांड है, चाहे संजय सिंह जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन्होंने कांटेक्ट करके हमारी काफी मीटिंग्स हुई और ये मुझसे कहा कि आप हमारे लिए कांग्रेस में माहौल हमवार कीजिए। और हम पिछले जो हमारा स्टेप था उसको रियलाइज कर रहे हैं और हमने जनता से माफी भी मांगी है। और एक बार हम बीजेपी को रोकने के लिए क्यों ना हम साझा शेयर करके हम शेयर भी करने को कांग्रेस के साथ तैयार हैं। और मैं ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं शीतल जी कि मैं ये मैसेज लेके कांग्रेस के हाईकमांड तक भी गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हम किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को हिमायत नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे। ये मेरी पर्सनल राय थी, लेकिन मेरी ओपिनियंस, मेरी पर्सनल राय से ऊपर पार्टी का जो स्टैंड है मेरे लिए वो ज्यादा अहमियत रखता है। जनता ने इस पर ताली बजाई, क्यों बजाई, मैं ये जानना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा धोखा दिया है। रुकिए आप माइक पर बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनता को धोखा दिया है, तो कौन जाएगा उसके साथ? ये तो कांग्रेस का बहुत अच्छा डिसीजन है जो उन्होंने लिया है। बाकी जनता भी यही चाहती है कि वो बिल्कुल भी इसको ऐसे इंसान को सपोर्ट ना करे जो कभी भी धोखा देके हमको छोड़ के जा सकता है। कोई और कुछ कहना चाहता है? आपके पास आऊंगी बाद में। ये आम आदमी पार्टी ने, माइक पे बोलिए। जो आम आदमी पार्टी ने जो शुरू में जो त्यागा था, राजगद्दी त्यागी थी, वो उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, जरा बताएं। जिस मोटिव को अब क्या वो प्राप्त हो गया है? प्राप्त तो हुआ नहीं है जन लोकपाल जैसा। तो अब अगर मान लो अगर आप आ भी गए तो जन लोकपाल तो फिर आप उसी के पीछे पड़ोगे। तो ये जो त्याग के गए हो आप, उसका मोटिव तो यही था कि भाई आप जन लोकपाल लाया जाए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आऊंगी आपको इस बात में। ये सवाल हम श्याम गुप्ता से ले लेते हैं। जनता का ये कहना है कि बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दे रही। यहाँ मौजूद जनता के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और बीजेपी कह रही है कि हम किसी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान साहब का कहना है कि मैं जरूर संपर्क में रहा हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं के। तो फिर क्यों नहीं कबूलते आप इसे? इसमें ऐसा क्या संकोच? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रही हैं, बड़ा रहस्यपूर्ण, जैसे कि कोई सीरियल टीवी में चलता है ना। एक नेता भाजपा का कहता है जी हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। दूसरा नेता कहता है यदि उपराज्यपाल बुलाएंगे तो पूरा विचार करेंगे। तो इस प्रकार के विरोधाभासी बयान देकर के साबित करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण आम आदमी पार्टी के लोगों को लालच दे रहे हैं, कांग्रेस को भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कहीं दाल गल गई तो बना लेंगे और दाल नहीं गल गई तो चुनाव में जाएंगे। मैं तो सीधी सीधी एक बात कहता हूँ, क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टियों से कहता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोग इस देश में दंगे कराने की नौबत पैदा कर रखी है उन लोगों ने। ऐसा माहौल अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। ऐसे गंदे और घिलौने पोस्टर लगा रहे हैं इस दिल्ली में। ऐसा रमजान के महीने में, पाक महीने में पैदा कर देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए इस देश में। आप लोगों को कहने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। अपनी करनी और कथनी में जो आपका फर्क है उसको ठीक करना चाहिए। आप अरे भारतीय जनता करने से पहले सोचिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का इतिहास दंगों भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे करवा दिए, गुजरात में दंगे करवा दिए, खिलौना काम इस दिल्ली में किया। इससे घटिया राजनीति इस दिल्ली में कोई नहीं कर सकता जिसने आम आदमी पार्टी ने की है। और कांग्रेस ने गंदे पोस्टर ऐसे रमजान के महीने में वो स्थिति पैदा की दिल्ली में जिससे राइट्स हो सकते थे, विधायकों के घर पे हमले हो सकते थे। उसकी जिम्मेदार कौन था? मैं शाबाशी देना चाहूंगा पुलिस को, सब कुछ कर पाया। आप लोगों ने तो कहीं कसर नहीं छोड़ी थी। चैनल पे कहूंगा कि चोर को नाम पे चोर की मां को पकड़े। अमित पांडे और ये बाकी लोग गुनेगार नहीं है। गुनेगार है अरविंद केजरीवाल, गुनेगार है मनीष सिसोदिया, गुनेगार है संजय सिंह। उनको जेल में जाना चाहिए। अमित पांडे चोर है लेकिन उनकी मां कौन है? उनके बिना सारे के कोई काम कर सकता है क्या? उनकी बात पूरी कर रहे थे। करिए शाम जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे संबित के पास जाना है। आपको भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों का इतिहास दंगों करा है। अरे मंदिर मस्जिद के नाम पर आपने किया अपने बारे में बताइए। आपके पास आऊंगी विनोद जी, आपके पास आऊंगी। संबित कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की आप बोलिए संबित, भारतीय जनता बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड श्याम जी, एक सेकंड शांत हो जाइए। पहले किसी में उंगली उठाएं आप शांत हो जाइए श्याम जी।
देखिए शीतल जी, महत्वपूर्ण विषय है ये जो आम आदमी पार्टी है, इसके नौटंकी से आज पूरा हिंदुस्तान वाकिफ हो चुका है। ये क्लासिकल कहानी है, गंगा में डूब के यमुना में उभरने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ 49 डेज की सरकार उन्होंने अंजाम दिया। कांग्रेस के साथ बनाएंगे सरकार। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गंगा में डूब गए हो और यहाँ यमुना में निकलने की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। हिंदुस्तान जानता है कि आज सुबह चीफ मिनिस्टर बन जाए और कल सुबह प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इस प्रकार की राजनीति इस देश में चलने वाला नहीं है। और शीतल लोगों को रेल महंगी, मेट्रो सुन नहीं पा रहे हैं कि श्याम जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात कह चुके हैं, संबित अपनी बात कर लीजिए, फिर मुझे और लोगों के पास आना है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, छपा है, जिसमें आसिफ साहब के घर में जिस प्रकार से कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई थी, उसमें यह भी लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि यदि हमारे साथ आप सरकार बना लेंगे तो जन लोकपाल वाले मुद्दे को भी हम बैक बर्नर में रखने को तैयार है। आप बताइए, इस प्रकार के विषय, जन लोकपाल के विषय को लेकर ये सत्ता में आए थे और आज ये डिक्लेयर हो रहा है कि जन लोकपाल वाले विषय को ये पीछे रख देंगे। चलिए, इनकी तो कोई नैतिकता नहीं है। आपने पास नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा और अभी भी अपनी स्टैंड पे हूं कि मनीष सिसोदिया जी के SMS है मोबाइल में कि अपने इन लॉज के घर पे बुलाकर उन्होंने हमसे 2-3 बातें की और उन्होंने कहा कि हम अगर कांग्रेस के साथ आपके पास मैसेज है, क्या मैसेज? देखिए, उन्होंने अपने लॉस के घर का मैसेज किया है। पहले उन्होंने और मोबाइल से हमसे बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जब दिल में धोखा फरेब होता है तो गलती होती है। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में नहीं मिलेंगे क्योंकि मीडिया हमें पीछा करती है, इसलिए दिल्ली से बाहर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो हमने कहा कि आप बताइए, जब तक वो दूसरे मोबाइल से फोन कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में मैं आपको एड्रेस बताऊंगा और कहीं उनसे ये चूक हो गई कि उन्होंने अपने मोबाइल से हमें SMS किया अपने इंदिरापुरम में अपने लॉस के घर का। उनका ये कहना है कि उन्होंने मतीन अहमद को संपर्क किया। चलिए, किसी को किया, किसी मैंने माना, स्वीकारा तो है, बात तो माना तो है। ये बात हम भी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अगर हम 3 MLA अगर साथ चल रहे हैं, क्या ये बात उन्होंने कही थी कि अगर ये समझौता हो जाता है तो हम जन लोकपाल के मुद्दे को? देखिए, उन्होंने हमसे 3 बातें कही। उन्होंने कहा, जब हमने अरविंद की शिकायत की, अरविंद केजरीवाल की, कि जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कि अब उनका चैप्टर क्लोज कर दीजिए, अब मुझे CM बनना है, मेरे लिए कांग्रेस में हमवार कीजिए माहौल। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हम जन लोकपाल को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, फिलहाल हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट शेयर करने के लिए तैयार हैं, जो हम उनका ऑफर हाईकमांड तक लेकर गए। और उन्होंने कहा कि हम अपने मंत्री पद भी 1-2 MLAs को अपने यहां एडजस्ट करेंगे, कुछ को चेयरमैन बनाएंगे। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी उन्होंने कहा कि शायद एक बात हम आपसे ऐसे कह रहे हैं कि आप अपनी लीडर तक पहुंचा देंगे तो इस पर वो एग्री हो जाएंगे हमें सपोर्ट देने पे। उन्होंने कहा कि हम 2 स्टेटों में आपके खिलाफ जो अक्टूबर-नवंबर में जो इलेक्शन आने जा रहे हैं, उसमें आपके खिलाफ हम 2 स्टेटों की बात की। मुझे नहीं पता कि कितने स्टेटों में इलेक्शन है फिलहाल। उन्होंने कहा कि 2 स्टेटों में आप कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। इन मुद्दों पर को कहा कि आप देखिए, वो मेरी पर्सनल, मैं ये नहीं कह रहा प्रेस ने मुझे ऑथराइज किया था, मैं गलत बयान ही नहीं कर रहा, और मैं ये कह रहा कि मुझे किसी ने पैसे का लालच दिया। मुझे कहा कि आप प्लीज आपसे मेहरबानी करके हम चाहते हैं कि ये बात हमारी ऊपर तक लेके जाए। जब हम ऊपर तक लेकर गए उनकी बात, और हमने कहा कि हमारी सुनना नहीं चाह रहे, हम आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर जरूर हैं, आपके पास आए हैं, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। ये स्टैंड अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमसे कहा कि आसिफ, आप इस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दो, हम किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपसे श्याम जी, अगर वो कह रहे हैं तो खुलकर टीवी पर कैमरा पे एकदम सामने आकर कह रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा के कह रहे हैं, तो क्या कुछ तो इसमें सच्चाई होगी? मैं भी यही कहना चाह रहा हूं आसिफ मोहम्मद खान जी, जब आपके बड़े बड़े नेताओं ने, आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने
कई दिन पहले मना कर दिया था कि किसी भी रूप में आम आदमी पार्टी को मैं समर्थन नहीं दूंगा। उसके बाद आप इतने बड़े अध्यक्ष की बात को काटते हुए किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने मनीष सिसोदिया ने एसएमएस किया था, इसलिए बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत और झूठ बात आप टीवी पे बोल रहे हैं। आप ये मनीष सिसोदिया ने एसएमएस किया था गुप्ता जी, प्रामाणिकता नहीं है। ये जो 14 फरवरी से पहले जो आया था बिखेरा ना दिल्ली के अंदर, आप लोगों की वजह से आज तक दिल्ली में सरकार आज एक चैनल पे मनीष सिसोदिया जी ने ये रायता बिखेरा 14 फरवरी से पहले अरविंद केजरीवाल ने। आज सुनिए सर, यदि आम आदमी पार्टी को सर नहीं गलत बात, आप पूरी कीजिए अपनी बात। ये 14 फरवरी से पहले जो दिल्ली सरकार ने रायता बिखेर के गई है आम आदमी पार्टी, दिल्ली को आज तक सरकार नहीं मिली उसकी वजह से। ये बोलते हैं पोस्टरबाजी में कि मोदी के अच्छे या अरविंद केजरीवाल के अच्छे। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन के अच्छे। देखिए चलिए आप हाँ। मैं एक बात कह रहा था कि आज चैनल पर मनीष सिसोदिया जी और मतीन चौधरी जी बैठे हुए थे और उन्होंने मनीष सिसोदिया ने ये माना, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने आसिफ के मोबाइल पे एसएमएस नहीं किया, मैंने ये एसएमएस अपनी लॉस का मतीन चौधरी के मोबाइल पे किया। ये उन्होंने आज माना है। अगर हम उनसे कांटेक्ट करते तो हम करते उनको एसएमएस, वो हमसे बात करना चाहते थे। दूसरी मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए अभी भी एक चैनल पर मदन लाल जी जो उनके एमएलए हैं उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि हम 2 नहीं बल्कि 4 स्टेटों पे भी आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, अभी और बिन्नी जी और हमारे, और हम चाहते हैं कि ईमानदारी से आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। मैंने उनसे चैनल ऑन रिकॉर्ड है उस चैनल पर मैंने कहा क्या अरविंद केजरीवाल जी आप एमएलए नहीं है, ये मैं एमएलए के अल्फाज कह रहा हूँ जो एमएलए हैं। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी क्या ईमानदारी से चैनलों पर आकर मीडिया के सामने कहेंगे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हिमायत लेने को तैयार है, तो मदन लाल जी जो एमएलए थे, अभी 10 मिनट पहले की बात है और दिल्ली के लोगों ने उस चैनल को देखा होगा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी चैनल पे जाके मीडिया के जरिए भी कांग्रेस से हिमायत मांगने को तैयार है। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? मैं ये बात कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो हिडन एजेंडा है मुझे पता नहीं, रायता फैलाने वाला है उनका एजेंडा, रायता फैला के वो रायता फैला के अभी उन्होंने ये अल्फाज का इस्तेमाल किया है एक चैनल पे रिकॉर्डिंग में कि मैं तो रायता फैलाऊंगा। उस रायते फैलाने का खमियाजा आज पूरी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में अरविंद को चाटना पड़ेगा वो रायता। मैं आपको बताऊं कि अरविंद चाटेगा उस रायते को जो दिल्ली में फैलाया उसने। इस बात का कहना मुझे समझ में नहीं आ रही है, भाजपा कांग्रेस दोनों मिल करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी सीधे सीधे एक बात बोल रही है, आप दिल्ली में चुनाव कराओ ना, आप क्यों इधर घुमा रहे हो दिल्ली की जनता को? कोई काम नहीं हो रहा है और वो आदमी कह रहा है मैं अंदाजे से जब मुझे मन करता है, मुझे कोई शंका होती है तो मैं इस तरह के झटकने छोड़ देता हूँ, कर देता हूँ। उन्होंने चैनल पे माना इस बात। जनता में कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक बात कहूंगा जी, पहले तो मैं तारिक अनवर साहब की, गुप्ता जी जरा ध्यान से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आसिम मोहम्मद साहब, मैं आपको बार बार सलाम कर रहा हूँ कि आपने अपनी बात को बड़े बाखूबी ढंग से व्यक्त किया है, एक बात। दूसरी चीज, आम आदमी सेना के जो गुप्ता जी आपके विरोधी बैठे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, साथ में बिन्नी भैया का भी व्यक्त किया है, एक बात। दूसरी चीज, आम आदमी सेना के जो गुप्ता जी आपके विरोधी बैठे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूं, साथ में बिन्नी भैया का भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। तीसरी चीज, गुप्ता जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि भूख के गुलाम क्या होते हैं। इस अर्थ को निकाल लेना, जिंदगी बात आप नहीं समझ पाएंगे। जो आपकी भूख थी वो फरवरी तक पूरी हो गई, अब जिंदगी में आपकी भूख कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप ध्यान से सुन लेना और अरविंद को मेरे खिलाफ लड़ा देना। अरविंद जीत जाए तो आपने अपनी बात रखी, मैं देखूंगा। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है पात्रा जी से भी और खान साहब से भी। जब शांति सुन लीजिए, सवाल जब बीसीसीआई मिलके चला सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, आईपीएल मिलके कर सकते हैं और कॉमनवेल्थ घोटाला मिलके कर सकते हैं, तो ये दिल्ली सरकार आप लोग क्यों नहीं मिलकर बनाते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? एक बड़ी पार्टी होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको नहीं कहना चाहिए गवर्नर से कि गवर्नर जी आप ये कराइए, लिख कर दीजिए, मिलिए आप जाकर के? क्या आपने ऐसा किया? क्या खान साहब ने जाके ऐसा किया?
खान साहब आज मीडिएटर बन गए आम आदमी पार्टी के बीच के और कांग्रेस के बीच के। सबसे पहले खान साहब ने विरोध किया था कि समर्थन नहीं देना। वो दिन कहाँ गए, वो दिन कहाँ गए? और आप मिलके क्यों नहीं बाकी चीज आप चला रहे हो? चलिए आसिफ साहब और फिर मैं संबित के पास आऊंगी। कोई आदमी ईमानदारी से अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, मानता है। उन्होंने दिल्ली की जनता से भी और हमसे भी कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे चूक हो गई। अगर कोई आदमी सुधरना चाहता है तो हमने सोचा कि एक बार उसको और मौका दिया जाए। अगर कोई आदमी तस्लीम मुझसे आपके लिए अगर मैं बिहेव करता हूं, कैमरे के सामने बात करता है, कैमरे के लेकिन देखिए अभी वो जो हमसे बात कर रहे थे, हमारा और उनके बीच में कहां इख्तलाफात पैदा हुए, कहां डिफरेंसेस हुए, अभी भी बात करने में नहीं हुए। शीतल जी, जब उन्होंने आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए जो धार्मिक आधार पर लगाए, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं शीतल जी कि जो शख्स ये कहता हो कि हम धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर हटकर सिर्फ राजनीति में इसलिए आए हैं कि हम जनता की सेवा करें, आज उसका मुखौटा पूरी दिल्ली आप लोग बदनाम करने आप देख जनता से जो सवाल आया था वो बीजेपी के लिए भी था कि क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो दिल्ली को एक सरकार दे? आखिर दिल्ली अधर में क्यों लटकी रहे? ये तो आप लोग एक्सपर्ट रहे। देखिए नहीं शीतल जी, देखिए बहुत दो महत्वपूर्ण विषय है यहाँ। एक तो मैं आरंभ करूं, मैं अभी सुन रहा था आसिफ खान साहब को। आसिफ साहब कह रहे थे वो रायता फैलाने वाली बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के। तो मैं याद दिला दूं, एक आम आदमी पार्टी में खीर बनाने का प्रचलन भी था कि एक एक करके सब नाराज होते थे और रात 12 बजे, रात 1 बजे वो खीर बनाया जाता था और खीर खिलाया जाता था। हमारे बिन्नी भाई भी बैठे हैं, उनके घर में भी खीर खिलाया जाते होंगे। आज पार्टी में अवस्था ऐसी है कि खीर खाने वाला कोई शेष नहीं रह गया है। सबके घर में खीर बन चुका है, सब नाराज हो चुके हैं। और जो असली चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी का, वो अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा आज जनता के सामने खुद उनके लोग खीर और रायता छोड़िए, खीर और रायता छोड़िए, मुझे ये बताइए कि बीजेपी की नीति क्या है? बीजेपी की रणनीति क्या है? आप कह रहे हैं कि आप सरकार बना भी सकते हैं, चुनाव में भी जा भी सकते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली को एक अच्छी सरकार दी जाए? क्यों बीजेपी की आखिर क्या रणनीति है? क्यों इस तरह का खेल बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं? शीतल जी, एक बहुत गंभीर रूप से मैं कह दूं, यहां जितने लोग बैठे हैं सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्याओं का खेल होता है। जिसके पास डेमोक्रेसी में संख्या होती है, सरकार उसी की होती है। आज फिलहाल हमारे पास संख्या नहीं है सरकार बनाने के लिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से चुनाव के लेकिन आपके पार्टी अध्यक्ष भी दिल्ली वाले जो है और जो भी तरीके होंगे वो गैर कानूनी होंगे। उन्होंने ये कहा है कि जब एलजी अगर हमें बुलाएंगे, इस तरह की बात करेंगे तो हम वो भी अरेंज हो जाएगा। हमारे पास उतनी भी कुव्वत है। ये भी उनका स्टेटमेंट है। नहीं, उन्होंने शीतल जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हमारे पास ऐसी कुव्वत है कि जब एलजी कहेंगे तो हम संख्या अरेंज कर लेंगे। सतीश उपाध्याय जी ने कहा है कि जब एलजी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्या उपाय एलजी सुझाते हैं, आपको उनका बयान सुधारण करेंगे। आज भी राजनाथ जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि हम सीधे बोलो कि हम नहीं बुलाएंगे। उन्होंने कहा है चुनाव के लिए तैयार हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा है कि जब उपराज्यपाल बुलाएंगे हम तभी सोचेंगे कि संख्या बल कहां से आएगा, हमारे सभी विकल्प खुले हैं। तो ये दोनों तरह की बात कहते हैं वो। जी मैं जवाब दूं? आऊंगी आपके पास। नहीं, कोई दोनों तरफ की बातें नहीं है। आप देखिए संवैधानिक प्रणाली में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में एलजी के पास ये विषय है और एलजी क्या निर्णय लेते हैं वो उनके विवेक पे निर्भर करता है। स्वाभाविक रूप से जब एलजी बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है हम जाएं। और देखिए आज हमारे पास संख्या नहीं है। राजनाथ जी से लेके नितिन गडकरी जी ने सब कुछ हर किसी ने स्पष्ट कर दिया है, संख्या नहीं है तो सरकार नहीं बनाएंगे, हम चुनाव को वेलकम करते हैं। अच्छा चलिए श्याम जी, ये बताइए कि कल खबर है कि अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने वाले हैं, क्या एजेंडा है, कुछ तो बताइए। कोई मालूम नहीं है। देखिए जो भी एजेंडा होगा ये अरविंद केजरीवाल जी स्वयं बताएंगे, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलमोल बातें कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब इनकी 32 सीटें आई थी, इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला था
हम किसी रूप में सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन आज की तारीख में क्लियर नहीं बोल रहे हैं। एक नेता बोलता बनाएंगे, एक नेता बोलता 24 घंटे में बनाएंगे, एक नेता कहता हम नहीं बनाएंगे। क्यों क्लियर नहीं बोल रहे हैं? क्लियर तो बोल रहे हैं। ये ना हो ये सरकार से क्यों भाग के गए? मैं इसका हल निकाले प्रश्न पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये ईमानदारी की बात है। आप वो बात देखिए, कसम पे जाएंगे शाम जी आप ईमानदारी से सीताजी इसका एक फॉर्मूला निकाले दे रहा हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी कहते हैं गवर्नमेंट बनाएंगे, कभी कहते हैं नहीं बनाएंगे। ये कंफ्यूजन अभी वो किसी स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है कि असेंबली भंग होनी चाहिए, क्लियर स्टैंड है श्याम जी। तो इसका एक फॉर्मूला यह है कि कल जब आपके 27 एमएलए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की क़यादत में, तो साथ में रिजिग्नेशन लेकर जाएं। 27 के 27 एमएलए एलजी के सामने अपने रिजिग्नेशन रख दें कि अगर आपने असेंबली नहीं भंग की तो हम की जनता की भलाई के लिए 27 एमएलए रिजाइन कर जा रहे हैं। मॉरली मैं बता रहा हूं बाउंड हो जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं होंगे लेकिन मॉरली बाउंड हो जाएंगे असेंबली भंग करने के लिए। और आपसे और वायदा कर रहे हैं कंडीशनल, हम कह रहे हैं कंडीशनल, हम भी आपके हाथ में रिजिग्नेशन दे देंगे। रात को आप बैठिए हमारे साथ कि अगर ये 17 एमएलए 27 एमएलए आम आदमी पार्टी के रिजाइन करने को तैयार हैं और इनके एक्सेप्ट होते हैं तो हम 8 भी करने को तैयार हैं दिल्ली की जनता की भलाई के लिए। यानी ये आपकी पार्टी का स्टैंड है? नहीं, ये मेरा प्रयास रहेगा, मेरा इंडिविजुअल फैसला है। एमएलए के बारे में मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं पार्टी लाइन से हटके कहने को तैयार हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आसिफ मोहम्मद खान का भी रिजिग्नेशन साथ लेकर जाएं कंडीशनल। कि अगर बड़ी बात है 27 एमएलए अभी लिख कर दे रहा हूं इसी चैनल पर, अगर ये दिल्ली की जनता और ये आपको साबित करना होगा अरविंद केजरीवाल जी को कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हमारे लिए एमएलएशिप कोई अहमियत नहीं रखती, ना हम बिकते हैं। हम दिल्ली की जनता की भलाई के लिए चुनी हुई सरकार चाहते हैं। अगर हंग मैंडेट है, हमें क्लियर मेजोरिटी नहीं है और बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है तो हम उसको रोकने के लिए यही बात तो हम कह रहे हैं, चुनाव कराइए। अरे सीधे शाम जी कर दीजिए ना भैया, हम यही बात रोज कह रहे हैं। जो आसिफ भाई ने बात कही है, चुनाव के मैदान में उतर जाइए। हाँ बोलिए, आप कहिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोलूं क्या? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, सीधे बात 2 शब्दों में रखना चाह रहा हूं जी। आज की तारीख में दिल्ली में सीधे चुनाव करवा दिया जाए, बात समाप्त होती है। रिजाइन करोगे तो चुनाव होगा, पकड़ने की कुर्सी नहीं छोड़ोगे। आसिफ भाई ने जो बात की, अरे रिजाइन तो आप भी कर सकते हो। अरे भाजपा के लोग भी रिजाइन कर सकते हैं, सारे लोग रिजाइन कर दो, क्या पता नहीं छोड़ सकता है। तो विधायक और पार्टी का सुनिए, पार्टी के बड़े नेता निर्णय लेंगे हमारे भाई ने कहा। और मैं जिम्मेदारी से अरे बिन्नी जी, आपकी सलाह बात की है, मुझे कंडीशनल सपोर्ट, अगर ये 27 लोग सपोर्ट रिजाइन करेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे। आपके सलाह की जरूरत नहीं है। पार्टी के बड़े नेता जो निर्णय लेंगे आपकी सलाह नहीं चाहिए हमारे को। ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने कहा है कि हम त्यागी पुरुष हैं, हम दिल्ली की कुर्सी छोड़ सकते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी किसी इतना प्रेशर होगा तो चुनाव कराना होगा। भाई, अरविंद केजरीवाल पार्टी के 27 एमएलए रात को सोते नहीं है। अगर चुनाव सामने लाना चाहते हैं, तो जीतेंगे कैसे? पार्टी में थे, आपने कभी उसकी बुराई नहीं की, लेकिन आपके मन माफिक चीज नहीं मिली। केजरीवाल का ऐसा है, केजरीवाल का ऐसा है, वो तो प्रेस सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे और बोलते हैं, और दोहरी नीति है हर बार में देखा हमने। और वो झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं, जो अचानक जनता जानती है, समझती है, सुनती भी है, सबकी बात सुनती है। लेकिन उनका ऐसा है, वो प्रेस के सामने कुछ और बोलेंगे, पीछे कुछ और बोलेंगे, और जनता को बुद्धू बनाने में बड़ा अच्छा जल्दी बनाएंगे। आपको लगता है क्या करेंगे कल अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो 1 नंबर झूठे हैं और 1 नंबर फरेबी हैं। वो जनता को केवल धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। रायता फैला सकते हैं, रायता। हाँ, खीर नहीं बनाएंगे। चलिए, उनके आप करें। भाई 27 एमएलए हैं,
वो सारी रात सोते नहीं है, बड़ी मुश्किल से, तुक्के से, धोखे से, झूठ बोल के जन लोकपाल पे, अन्ना जी के अशर पे, मेहनत पे, आप कार्यकर्ताओं की मेहनत से गलती से जीत गए, उन्हें नींद नहीं आ रही है सारी रात। अगर गलती से चुनाव हो गया तो अरविंद खुद हार जाएगा। आप तो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं ना, आप तो ईमानदारी का डंका अपना पीट रहे थे सर। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लीजिए आप। मुझे लग रहा है अश्विनी भाई बात कर रहे हैं शायद। श्याम भाई अश्विनी नहीं है, बात कहने का प्रयास आप अपनी बात पूरी कीजिए। श्याम भाई, आपकी पार्टी के बोल रहे हैं ये, और दूसरे नहीं बोल रहे। मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूं। नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं। सारे मुद्दे गायब हो गए, जन लोकपाल गायब हो गया, महिला सुरक्षा गायब हो गया, बिजली पानी सब गायब हो गया। नहीं, कोई मुद्दे गायब हो गए, सत्ता प्राप्ति आपके लिए प्राथमिकता हो गई है। बिजली पानी सब। अरे आज भी चुनाव करा लो ना, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा चुनाव में कौन कितने पानी में है। यही तो कहता हूँ, रिजाइन कराओ। लोकसभा की 7 सीटें पूरे देश की जनता ने आपको बताया आपका इंजाम क्या है। ये तो विनोद कुमार बिन्नी की देन थी, जिसकी अगुवाई में आपने 27 सीटें श्याम जी, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आपने देखो क्या किया पूरे देश में। श्याम जी सुनिए, बीजेपी, विनोद कुमार बीजेपी की अगुवाई में आपने चुनाव लड़ा दिल्ली में, 28 सीटें आपको मिली। बीजेपी भूल जाते हैं, बीजेपी कम से कम ये तो विनोद कह कुमार रही है बिन्नी का वो मॉडल स्वराज आपने पूरी दिल्ली में प्रचारित किया, जिसको लेकर 28 सीटें जीती। बीजेपी मुझे नहीं बोलना चाहिए, संवैधानिक भाषा है, सबकी औकात पता चल जाएगी। बीजेपी कम से कम ये तो कह रही है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आपकी पार्टी इस परिस्थिति के लिए तैयार है क्या दोबारा चुनाव के लिए? वो पार्ट टाइम की पार्टी थी, अब पार्टी नहीं है। बिल्कुल हम तैयार बैठे चुनाव के लिए। तो रिजाइन करो, कल सुबह जाके बोलो अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना, 27 विधायक कल। और एलजी पे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा प्रेशर रहेगा उस बात का कि उन्हें असेंबली भंग करनी पड़ेगी। आप रिजाइन करेंगे, हम भी रिजाइन करेंगे साथ में, हम भी प्रेशर बनाएंगे आपके साथ। कल आप करके आइए, परसों वैसे बोल के देखो, 27 भाई को सारी रात भाग गया, कांग्रेस में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे। नहीं छोड़ रहे। अरे आप क्यों नहीं पहले करते भाई? चलिए धोखा देकर घर में भागे, भगोड़े घोषित हो गए इस देश में। अच्छा, बीजेपी को सुन लेते हैं, बीजेपी को सुन लेते हैं। बीजेपी भी कुछ हमने दिया बिन्नी जी आम आदमी पार्टी को। अरे मैंने 28 विधायक दिए, मेरी अगुवाई में आपने चुनाव लड़ा, आपको जानकारी है नहीं श्याम गुप्ता जी? अच्छा आएंगे, अभी उस पर आएंगे हम। जी संबित, अरे आपने एक भी विधायक नहीं दिया, आपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ये शाम जी को बोलिए, थोड़ा सा गले को आराम भी दें। उन्होंने कहा विनोद कुमार बिन्नी का मॉडल स्वराज, जो शाम जी थोड़ा गले को आराम करके आपके स्वराज की हम बात करेंगे, पहले आप संबित को सुन लेते हैं। संबित, देखिए शीतल जी, मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जब आरंभ में राजनीति में आए, किस प्रकार का रोज रोज एक स्टील का गिलास था, स्टील के गिलास में पानी पीते थे, 2-4 इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के कोई तार वार काट दिया, उसके बाद देखिए सीएम बन गए। और सीएम बनने के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सीएम बने थे। सीएम बनते ही उनको पीएम बनने का जो सपना था, और जिस प्रकार से दिल्ली के जनता को गिलास को पीछे छोड़कर, इलेक्ट्रिक के पोल को पीछे छोड़कर वाराणसी भाग गए थे, और प्रधानमंत्री तो छोड़िए 4 सीट मिला है, उसके बाद जिस प्रकार नहीं छोड़ा कि वो दिल्ली में दिल्ली की जनता सब कुछ जानती है, अवेयर जनता है दिल्ली की जनता जानती है कि महत्वाकांक्षाओं का भी लेवल होता है। आम आदमी पार्टी को महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों, श्याम जी गला खराब हो जाएगा, शांत हो जाइए, चलिए ये लोग आपकी तैयारी करिए। इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। दिल्ली की जनता समझती है कि इस प्रकार क्या लग रहा है महत्वाकांक्षा के लिए, क्या लग रहा है कि दिल्ली वालों को कोई सरकार मिलेगी या ऐसे तो कोई संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं है कि आज के परिवेश में कहीं ये लगता है कि सरकार मिल पाएगी किसी को। और ये मेरे ख्याल से दोनों तीनों पार्टियां दिल्ली की जनता के साथ सीधे सीधे धोखा कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता सारी सुविधाओं से वंचित है, बिजली पानी का बुरा हाल है, सारी सुविधाओं का बुरा हाल है, और उनके साथ धोखा हो रहा है। जरूरी ये नहीं है कि विनोद कुमार बिन्नी दोबारा विधायक जीत के आए, जरूरी है कि दिल्ली में चुनी सरकार बने, चाहे किसी भी व्यवस्था में बने, ये जरूरी है। सारी सुविधाओं से वंचित है, बिजली पानी का बुरा हाल है, सारी सुविधाओं का बुरा हाल है, और उनके साथ धोखा हो रहा है। जरूरी ये नहीं है कि विनोद कुमार बिन्नी दोबारा विधायक जीत के आए, जरूरी है कि दिल्ली में चुनी सरकार बने, चाहे किसी भी व्यवस्था में बने, ये जरूरी है। लेकिन आज के विधायकों के मन में जो चाह है उनका ये मेरी कुर्सी बची रहे, कुर्सी का लालच किसी विधायक को नहीं होना चाहिए। कुर्सी के लालच की वजह से दिल्ली आज सफर कर रही है। मुझे लगता है सबकी भावनाओं को थोड़ा भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए और दिल्ली के हित के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली जीते ना जीते, कोई और जीते ना जीते, लेकिन दिल्ली को चुनी सरकार मिले किसी भी व्यवस्था में, ये जरूरी है। और मुझे लगता है कि तीनों पार्टियां इसको लेकर सीरियस नहीं, आम आदमी पार्टी सीरियस है, आम आदमी पार्टी को भी ये किसी तरह हमारी दिल्ली में सरकार
बन जाए। बीजेपी भी मुझे लगता है कि जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे दिल्ली की जनता से उनको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था 30% बिजली के दाम हम कम करेंगे। इनडायरेक्ट रूप से आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में है। बजट किया है, उन्होंने बजट किया, उसमें चंद लोगों को बहुत छोटा रिलीफ दिया। सब लोगों ने झूठ बोला। मैं तो दिल्ली की जनता से अनुरोध करना चाहूंगा, अगली बार आपके बीच में कोई भी आदमी इस तरह के प्रलोभन और इस तरह के लालच देने वाले जो वादे कर दिए उन पे आप उनसे तरीका मांगिए, फार्मूला मांगिए, किस आधार से बिजली कम करेंगे, किस आधार से हमें पानी देंगे, उसके बाद उसे विश्वास कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने पिछले लोगों को झूठ बोला और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी झूठ बोला। 30% बिजली के दाम कैसे कम करेंगे, इन्हें फार्मूला बताना पड़ेगा। ये अगर दोष, ये आरोप अगर आम आदमी पार्टी पर लग रहा है कि दिल्ली को सरकार नहीं दे रहे है, बीजेपी पर लग रहा है, तो कांग्रेस पर भी है। आपके आला कमान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी के साथ नहीं है, हम कोई कुछ नहीं करने जा रहे। हमारा कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है और हम मैक्सिमम लूजर हैं। हम उस स्टेज पर ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट बनाने का क्लेम करें। हम तो मैक्सिमम लूजर हैं। संपर्क में नहीं, मनीष, आपने खुद बताया मनीष सिसोदिया उन्होंने किया, हमने उनकी बात, उनके पास तो नंबर्स हैं। किसके पास? आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी ने हमसे, मैंने कहा कि एक तरफ वो पर्दे के पीछे कांग्रेस किसके साथ शेयर करना के बनाना चाहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और बात करते हैं और पर्दे के बाहर आकर वो कांग्रेस के बारे में पब्लिक से नहीं कहने को तैयार कि कांग्रेस से हमें हिमायत चाहिए। कम से कम अरविंद केजरीवाल का कोई स्टैंड होना चाहिए ना। वो तो रायता बिखेरने में यकीन रखते हैं। जब किसी की सोच ही ये बन जाए कि मुझे हर कीमत पे रायता बिखेरना है, मुझे आप गोल बातें न करें, हमारा स्टैंड क्लियर है, जनता के सामने आप चुनाव कराइए। सकती है कांग्रेस और बीजेपी की विचारधाराओं में इतना डिफरेंस है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई भरपाई कर। आपको लग रहा है कि आप असहाय हैं, बिल्कुल आज की डेट में ऐसा ही लग रहा है। भाई अगर दोबारा चुनाव हुए और फिर आपकी सीटें निकल गई और इनकी निकली, क्या वापस? देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं भी ये बात कह रहा हूं और मैंने कहा भी पहले क्लियर करना पड़ेगा चुनाव। देखिए अगर इस बार हम कांग्रेस को नहीं, देखिए अब ये दिल्ली की जनता को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के अब मैंडेट आया था ये हंग असेंबली का, और किसी वजह से अगर फिर इलेक्शन होते और फिर ये हालात पैदा हो जाते हैं, तो ये तो अब दिल्ली की जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जिस पार्टी के भी फेवर में, हिमायत में दिल्ली की जनता बेचारी है, तो बिल्कुल एक तरफा फैसला ले, एक तरफा फैसला। दिल्ली की जनता जी कहिए। प्रश्न बहुत साफ है, आज की तारीख में पार्टी में कोई विशेष महत्व तो नहीं, केवल व्यक्तिवाद चल रहा है। जब आपको चुन करके, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं तो बिना किसी पार्टी, सारी पार्टी से। अगर आप जानते हैं कि चुन करके तो आप गए, आप पार्टी भी है, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, सारे मिलकर के आप जनता से चुन के आए हैं और वो दिल्ली को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्यों नहीं वो सब मिलकर के दिल्ली की एक सरकार बना करके देवे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? या एक और प्रश्न को पत्र लिखा था, किस दुर्भाग्यपूर्ण किसी पार्टी का जवाब नहीं आया ना। प्रश्न एक बहुत बड़ा है। मैंने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी, मैंने आम आदमी पार्टी को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली इस समय बहुत बड़े अधर में है, बहुत डिस्टर्ब है, बिजली पानी का क्राइसिस आया हुआ है। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रश्न आप जिम्मेदारी निभाइए, आप सपोर्ट कर दीजिए जो तीनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए कॉमन हो, जिसपे आप दोनों की सहमति बन सकते हो। दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी पार्टी का कोई जवाब नहीं आया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ। क्या दोबारा आपको चुनाव कराने में इतना पैसा खर्च करके बर्बाद और करना है क्या? क्यों नहीं आप मिलकर के एक साधन बनावे? और क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं बन रहा है? क्या उस एंटी डिफेक्शन लॉ को दोबारा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको खरीद फरोख्त करनी पड़े? आप इतने गुलाम बन गए कि आपको बन गए कमोडिटी कि आप एक दूसरे को परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार के लांछन आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को। आपके बीजेपी दिल्ली पार्टी अध्यक्ष ने आज ये कहा कि हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हम दोनों परिस्थितियों के लिए, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि फिर से चुनाव करा के फिर पैसा पानी की तरह बहाना क्यों? जनता की जेब से पैसा जाता है, क्यों नहीं आप लोग कुछ ऐसा कर लेते या मिलकर कोई आप लोगों में कंसेंसस हो जाता? क्या इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है? ये जनता की ओर से सवाल है। नहीं, यही आज सतीश उपाध्याय जी ने कहा कि एलजी अगर बुलाएंगे और इस पे कोई चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिस प्रकार का मैंडेट है अभी, क्या जरूरी नहीं है कि एक सॉल्व्ड मैंडेट आ जाए? हो सकता है कि जिस प्रकार का अभी हंग असेंबली है, दोबारा चुनाव में भी हंग असेंबली आ जाए। उस परिस्थिति में दिल्ली क्या करेगी? और जहां तक पैसे की तरह पानी का बहाने का सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पैसे की तरह पानी बहा के। एक सेकंड, मगर दुखद विषय
मगर देखिए, डेमोक्रेसी का अपना एक नॉर्म होता है, डेमोक्रेसी नंबर्स के खेल होते हैं और उसके लिए चुनाव ही जो है उपाय है। इस कारण से यहां जितने लोग बैठे हैं, जितनी पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, अंततः चुनाव में ही शायद उतरने का विकल्प ही सबसे सही विकल्प है। चुनाव में उतरने का विकल्प ही सबसे सही विकल्प है। भाई अगर चुनाव में आते हैं तो अब की बारी जनता को बताना पड़ेगा। ये जो मैनिफेस्टो बनाते हैं झूठे 50% बिजली, पानी फ्री देंगे, कौन सा फार्मूला आपके पास है? ये फार्मूला क्या है? इसको कैसे बिजली के दाम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोला, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का बोला कि भाई हम 50% बिजली के दाम। आप हमारे बजट को देखिए, दिल्ली के बजट को देख लीजिए, कितना बढ़िया बजट आया है इस बार। प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में सरकार है और उन्हें जो सब्सिडी देके लोगों की थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई है, ये वो फार्मूला जिससे वो बिजली के दाम कम करना चाहते थे, करें, दिखाएं दिल्ली को। हमने 30% बिजली के दाम इस फार्मूले से कम कर दिए। उनका कहना है चुनाव में उतरना ही सबसे। शीतल जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। इसी बात का डर तो समित पात्रा जी ने कहा कि हमें अभी भी ये डाउट है कि कहीं इस तरह का हम पार्लियामेंट दोबारा ना आ जाए, ऐसी व्यवस्था दोबारा न हो जाए। इसका मतलब उन पर विश्वास नहीं है। जो उन्होंने प्रॉमिस जनता से किए, उन प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए वो लोग, इसलिए उन पर अविश्वास। कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, शीतल जी वो बात नहीं है। शीतल जी मैं ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी में अंततः नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। क्या किया आप लोगों ने? नहीं, इसलिए दिल्ली का मैंडेट के साथ ही हम आना चाहेंगे। और दूसरी बात है, जहां तक बिजली, शीतल जी एक सेकेंड, जहां तक बिजली का मसला है मैं उत्तर देना चाहूंगा। आप देखिए, जिस प्रकार का बजट अरुण जेटली जी ने दिल्ली को दिया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। और दिल्ली के जनता के लिए जो हमारी सरकार केंद्र से कर रही है, वो अपने आप में ही ऐतिहासिक कदम है। जहां तक सब्सिडी के लिए आप लोग कह रहे हैं कि हम क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, तीनों तरह की सब्सिडी में फर्क है। आप देखिए, एक सेकेंड, अच्छा बजट नहीं है। हम बजट पे चर्चा नहीं कर रहे शाम जी। आप पूरे हिंदुस्तान, आप धोखा देने के बाद वाराणसी भाग गए। आप हमें मत सिखाए धोखा क्या होता है। मुझे उत्तर देने दीजिए जहां तक बिजली का मसला है। आप देखिए, कांग्रेस के सरकार ने सही मांगे हैं, हम आज भी दिल्ली में 15 वर्ष में 5% वोट बढ़ा के लाए हम लोग। केवल पॉपुलिस्ट सब्सिडी के माध्यम से वो जनता को ठगते रही, करप्शन करते रही। और जहां तक आम आदमी की पार्टी का सवाल है, उन्होंने गुरिल्ला इकोनॉमिक्स का सहारा लिया। मेरे कान में एक बहुत अच्छी बात पड़ी जो शायद यहाँ बैठी इन महिला ने कही है कि इस बहस में और इन सबको सुनने के बाद कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है? हमें ये लगा है कि सब अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में पार्टी बचा रहे हैं और कुछ नहीं है। सबको, चाहे वो आम आदमी है, चाहे बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, सबको लग रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है मैं आम में जाता हूँ तो मुझे भी शायद कुछ मंत्रालय कुछ भी मिलेगा। और आप जो जीते विधायक बीजेपी के हैं वो नहीं लड़ना चाहते चुनाव। वो सोचते हैं आपके टूट के आ गए, किसके टूट के आ गए, तो हम उसे लेके सरकार बनाएंगे तो केंद्र में भी हमारी रहेगी और दिल्ली में भी हमारी रहेगी। तो सत्ता अपनी अपनी है, फिर बात है। तो ये सब जनता को पागल बना रहे हैं। ये कुछ बहस नहीं है, ये मतलब ही है, जनता को परेशान हो रही है। अपनी कुर्सी के लालच में जनता को उल्लू बना रहा है, लेकिन जनता उल्लू नहीं समझ रही है। इसके रिएक्शन आसिफ साहब? देखिए, मैं यकीन कह, देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5-15 साल में जितनी अच्छी हुकूमत कांग्रेस ने दिल्ली में दी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया, जितना डेवलपमेंट पिछले 15 साल में दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट ने दिया, घपले साथ में बताइए। उसके साथ नहीं, देखिए 1,46,000 करोड़ का, तो फिर आप किससे मुतमईन हैं? आप किससे मुतमईन हैं? फिर ये आप डिसाइड करिए। वो किसी से मुतमईन नहीं है। अगर किसी से आप मुतमईन नहीं है तो आप लोगों को खुद इलेक्शन में खड़ा हो जाना चाहिए। तो उसी का खमियाजा या तो आप किसी से मुतमईन होइए और या आप खुद ही, है ना, या आप खुद ही खड़े हो जाइए। बेहतर तरीका यही है। कांग्रेस के नुमाइंदे बैठे हैं, बीजेपी पात्रा साहब बैठे हैं। जब कांग्रेस ने सब्सिडी दी तो कि ये सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी दी, तब आप लोगों ने कहा कि सरकार का खजाना खाली कर रहे हैं। तो आज ये 260 करोड़ रुपए क्यों दिए फिर आपने? मैं एक बात, क्या था आपका जवाब मैं दूंगा। आपका कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि मैं उत्तर देना चाहूंगा। हाँ, आपके पास कांग्रेस ने क्लियर कहा कि हम सब्सिडी देंगे। जब कांग्रेस ने सब्सिडी दी तो सबसे पहले केजरीवाल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों से सांठगांठ है, हमें लाइए पावर में, हम छूट देंगे, 50% देंगे। और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने छूट नहीं दी बल्कि सब्सिडी दी। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि आप बीच में कहना चाह रहे थे बीजेपी से हम रिएक्शन ले रहे हैं।
शीतल, मैं इसमें उत्तर देना चाहता हूं। हाँ, आप देखिए, महत्वपूर्ण विषय है। मैं यही समझा रहा था कि कांग्रेस ने सब्सिडी को एक पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में इस्तेमाल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर 15 वर्षों में डेवलप नहीं किया। सब्सिडी हमेशा के लिए चलने वाली प्रोसेस नहीं होती है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, सब्सिडी था, लालच के कारण सब्सिडी था। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोगों को कोई भी दे सकता है, जनता के पैसे अरेंजमेंट है। आप सुन लीजिए उत्तर। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सब्सिडी की बात बाद में, बजट की बात बाद में। कि जब सीएजी का रिपोर्ट आएगा, सीएजी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा रिएक्शन में सबसे लूंगी। आज के मुद्दे की बात यही है जो संबित ने कहा कि ऐसा लग रहा है, और सभी पार्टियों की बात सुनने के बाद कि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए, मानता नहीं है। अगर जिस तरीके से जो दिल्ली के हालात हैं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है दिल्ली को कांग्रेस के साथ मिलके, और अब बीजेपी के भी कुछ पसड़ेंगे उड़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली की जनता से एक बार राय ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी वापिस 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन का एक्सटेंशन मिल जाए। नहीं, आपको ये क्लियर कर दें। नहीं, बोल रहे हैं आप। देखिए शीतल जी, ये बात मैं आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं कि बर्बाद किया कांग्रेस और भाजपा ने। 50 में हमने तो बहुत बड़ी राहत दी थी। जो एनसीटी एक्ट है, उसमें दिल्ली में 1 साल का राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि 6 महीने का राष्ट्रपति शासन है। 6 महीने का नहीं है। दिल्ली जो एनसीटी एक्ट है 50, उसमें 1 साल का। पात्रा जी बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, वो भी इसमें अपनी ओपिनियन देंगे। अभी भी दिल्ली के अंदर 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और जो स्टेट्स हैं जहां पूरी पावर्स हैं उस स्टेट्स में, वहां 6 महीने का लगता है। लेकिन वो 356 एक आर्टिकल है, उसके तहत 6 महीने का लगता है। और दिल्ली एनसीटी एक्ट जो है 50, उसमें 1 साल का राष्ट्रपति शासन यहां लगा हुआ है। इस सबके बीच में आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है? कल क्या अरविंद, ये तो बताइए क्या हो सकता है? आप चाहते क्या हैं कि चुनाव दोबारा होने चाहिए, या किसी तरह से आपकी पार्टी मिलकर सरकार बना जाए? कल अरविंद केजरीवाल मिलेंगे एलजी से, कुछ तो खुलासा कीजिए, कुछ तो सुगबुगाहट होगी। क्या कहने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच है, क्या रणनीति है? पहले कर चुके हैं। सीधा हम लोग चुनाव चाहते हैं। हम लोग चुनाव चाहते हैं। भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग डर क्यों रहे? मेरी समझ से परे है। हम लोग चुनाव चाहते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता की सेवा दोबारा से करना चाहते हैं। दोबारा से दिल्ली पार्टी के लिए कम करना चाहते हैं। जो सस्ती नहीं, अरे सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के शासन में आलू टमाटर प्याज 10 रुपए किलो बिक रहा था, आज वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। नहीं, आप लोग मुद्दों की बात करिए, मुद्दों से भटकिए। इससे बड़ा मुद्दा क्या है कि दिल्ली को सरकार नहीं मिली? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव चाहती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी पार्टी एक से एक मतलब एक के गेंद दूसरे के पाले में डालती है कि ये नहीं ये खराब है, ये नहीं ये खराब है। लेकिन मैं चाहती हूँ उसके बीच में जनता पिसती है। अब हम चाहते हैं कि किसी भी दिल्ली में किसी को भी मैंडेट नहीं मिला, फिर से री इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि कोई भी जनता का पैसा को खर्च नहीं करेगा, क्योंकि ये दोबारा इलेक्शन हो रहा है, इसलिए जनता का पैसा को मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्यों प्रचार करेंगे? आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको वोट देगी। प्रचार किस लिए? क्यों होर्डिंग लगाते हो? क्यों अपनी बड़ाई करते हो? तो इसलिए इलेक्शन टोटल वेस्ट प्रचार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रचार नहीं होना चाहिए। आप सभी जो विधायक नुमाइंदे हैं, ध्यान से सुनो। मनुष्यता एक कविता है, उसमें कहा गया है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, धरती नम होगी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। ये दिल्ली की जनता कब तक आंसू बहाएगी? निकम्मो, नहीं कर सकते हो तो हट जाओ पदों से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम नहीं कर सकते जनता की भलाई तो हट जाओ यहाँ से। इन्होंने जो बोला ठीक बोला। अगर कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता तो उसको हट जाना चाहिए रास्ते। अगर जो रास्ते का कांटा बना हुआ है वो यानी क्यों उसको उखाड़ करके फेंक दो जी, क्या मतलब है इसका? इसलिए चुनाव होना चाहिए। और ये जो पार्टी है, पार्टी का जो यानी बीच में रहता बिखेर दिए, उसी रहते में फिसल करके स्वयं उनका यानी मुंह टूट जाएगा। सीधी बात है। वो तो अपने पैसे डलवा के ऑटो वालों से मुंह तुड़वा रहे डेली। अभी जो कांग्रेस के विधायक यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि कल सुबह अगर केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे हैं तो अपने सारे विधायकों को रिजाइन करा दें। उससे हो सकता है उनके थोड़े बहुत पाप धुल जाए,
तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, ये चाहते हैं। कल सुबह अगर केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे हैं तो अपने सारे विधायकों को रिजाइन करा दें, उससे हो सकता है उनके थोड़े बहुत पाप धुल जाए। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, ये चाहते हैं कि दिल्ली की भलाई हो सके। ये बहुत अच्छी बात बोली है कांग्रेस के विधायक जो बैठे हैं, लेकिन अब पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। कैसे छोड़ देंगे? बीजेपी पार्टी सेंटर में भी है, देश में सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती पात्रा साहब कि आप गवर्नर को अप्रोच करें? क्यों आप बीजेपी के पाले में वोट, कांग्रेस के पाले में वोट डालते हैं? क्यों आप आम आदमी पार्टी के पाले में वोट डाल रहे हैं? आपकी खुद जिम्मेदारी बनती है, आपका नैतिक धर्म होना चाहिए कि जनता को इस कष्ट से उबारे और जनता के सुख के लिए कुछ करें। आपको हमने इसीलिए जी आपसे बस हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है और ये आखिरी सवाल आपसे, इसका जवाब दे दीजिए। शीतल जी देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से होम मिनिस्ट्री में आदरणीय राजनाथ जी ने 2 दिन पहले ही उत्तर दिया है कि हम एलजी के पोस्ट को एक न्यूट्रल पोस्ट मानते हुए किसी प्रकार का दबाव नहीं देंगे। जो एलजी के विवेक में कॉन्स्टिट्यूशनली उचित रहेगा वो डिसीजन लेने के लिए संवैधानिक रूप से वे स्वतंत्र हैं, और जब वो हमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे उस समय हम उचित निर्णय जरूर लेंगे। मगर आपको ध्यान होगा, चंद दिनों पहले, मतलब कुछ हफ्तों पहले, आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के इसी एलजी को कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे, अब वो इसी एलजी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। ये कौन सा कोई गैस कनेक्शन की एजेंसी है क्या? घड़ी घड़ी बदल जाती है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के इस ड्रामा से हर कोई पूरे हिंदुस्तान में आज सत्ता बदलती है तो सीबीआई खुलासा हो चुका है, इनका दी एंड हो चुका है, 70/0 आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। विवेक की बात कर रहे थे संबित पात्रा, लेकिन जनता है जो अपना विवेक होती चली जा रही है। विवेक अगर किसी का खत्म हो रहा है तो वो जनता का खत्म हो रहा है। इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल कल क्या करते हैं देखना होगा, और बीजेपी आगे आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, क्या स्टैंड उसका रहता है देखना होगा। ऐसा लगता है कि ये ड्रामा अभी और खिंचेगा, अभी ये थमने वाला नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।